वेलकम बैक डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज अकाउंटिंग के अंदर जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये हम वीडियो सेकंड के अंदर पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट अकाउंटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये जो क्वेश्चन है ये इमेजनरी इशू हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द इमेजनरी इशू इमर्जिंग इशू इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इमर्जिंग इशू हैं उसमें आपका फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, एनवायरनमेंट अकाउंटिंग है और रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको फॉरेन करेंसी अकाउंटिंग के बारे में बताऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा वहाँ पर मैं आपको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर कि एनवायरनमेंट अकाउंटिंग क्या होती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है कि जब हम अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस हमने पढ़ी थी, अकाउंटिंग के सब फील्ड हमने पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने अलग अलग अकाउंटिंग देखी थी। लेकिन आपने देखा हो तो ये वाली अकाउंटिंग जो थी हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग तो वहाँ पर हमने पढ़ी थी, लेकिन हमने करेंसी अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें नहीं हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। इन पर छोटा क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट पर बन सकता है कि जैसे फॉरेन करेंसी अकाउंटिंग क्या है, आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है, ठीक है ना, आपका एनवायरनमेंट अकाउंटिंग क्या है। इस पर तो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जो आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है उस पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ लेक्चर की फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग की। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है कि वो अकाउंटिंग जो हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज के लिए कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज को हम शॉर्ट में बोलते हैं FX। फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग जो क्या होती है, आपको नेम से क्लियर होता है कि जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंट्री की करेंसी में डील करती है तो डोमेस्टिक करेंसी और जिस कंट्री के साथ वो डील कर रही है उसकी करेंसी अलग अलग होती है। तो उस करेंसी का जो हम डिफरेंस देखते हैं तो वो किसके अंदर हम देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं। ऐसे ही आपका जो फॉरेन एक्सचेंज की यदि हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आता है। करेंसी के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आता है। तो वो चीज़ें भी जब हम देखते हैं, जैसे कि आपने अकाउंटिंग के अंदर थोड़ा डेप्थ पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा ब्रांच अकाउंटिंग, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि कैसे एक आपकी ब्रांच होती है, एक हेड ऑफिस होता है। ब्रांच और हेड ऑफिस का हो सकता है कि प्लेस अलग अलग हो, कि ब्रांच और हेड ऑफिस किसी अलग अलग कंट्री की हो, तो वहाँ पे उनकी जो करेंसी है वो डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी के अंदर डीलिंग होती है। तो वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जो आपकी फॉरेन करेंसी है उसका हम जो वैल्यूएशन करते हैं डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू के साथ, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस सारी करेंसी को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और चेंज करने के बाद हमें देखना पड़ता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो चेंजेस आएगा करेंसी को चेंज करने से, और उस चेंजेस को हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, तो उसको हम सेपरेट आपका जो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था किसके लिए, फॉरेन करेंसी के लिए वहाँ पे है। तो वहाँ वो अपने कोर्स में तो नहीं है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग की हमें कुछ बातें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। तो जैसा कि आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग और FX अकाउंटिंग इज द फाइनेंशियल कंसेप्ट टू डिफाइन द कॉर्पोरेट ट्रेजर्स एक्सरसाइजिंग कंसिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑल कंपनीज ट्रांजेक्शन इन करेंसी डिफरेंट देन देयर फंक्शनल करेंसी। यहाँ पे जो डोमेस्टिक करेंसी है और जिस करेंसी में वो डील कर रहे हैं दोनों में क्या है, अंतर है। इट इज़ इंपॉर्टेंट नोट टू कन्फ्यूज फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग एप्लीकेबल टू द ओल कंपनी, कि जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग है वो उन सभी कंपनियों पर एप्लीकेबल होती है जो इस तरीके की ट्रेडिंग करती हैं, मतलब डोमेस्टिक उनकी करेंसी अलग है और फंक्शनल जहाँ पे वो डील कर रही हैं वो करेंसी क्या है, अलग है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उन दोनों में बैलेंस करना पड़ता है। वाइल इंटरनेशनल कंपनीज इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फॉरेन प्रोवाइडर एंड सेल्स देयर प्रोडक्ट इन ए ओवरसीज मार्केट, ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो करेंसी में चेंजेस आते हैं तो उसको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वो चेंजेस बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट का जो फर्स्ट पार्ट था इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम ट्रेडिंग P&L बोलते थे, फिर आपका सेकंड पार्ट जो था आपका बैलेंस शीट था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी एट प्रेजेंट जो रेट है उसको हम स्पॉट रेट बोलते हैं, कि एट परसेंट जो उसकी इमीडिएट जो प्राइस है, स्पॉट रेट जो है, और जो उसका फ्यूचर में जो प्राइस होगा, फ्यूचर में जो प्राइस होगा, आपने फ्यूचर और ऑप्शन आपने पढ़ा होगा, तो वो उसका जो प्राइस रहता है वो फॉरवर्ड या फ्यूचर प्राइस जो रहता है, और जो स्पॉट प्राइस रहता है उसमें क्या रहता है, डिफरेंस रहता है कि जिस
डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है और जिस डेट को हमें डिलीवरी करनी है, ठीक है ना, प्रॉमिस जो है, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आता है। तो उस ट्रांजेक्शन डेट्स के अंदर हम देखते हैं यूजिंग द स्पॉट एक्सचेंज रेट ऑफ द डेट व्हेन द ट्रांजेक्शन इज रिकॉग्नाइज द एक्सचेंज रेट ऑफ द फॉरेन करेंसी एंड द कंपनीज फंक्शनल करेंसी कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट। तो होता क्या है कि इन दोनों में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। हमें क्या करना पड़ता है, अपने रिसीवेबल और पेबल की वैल्यू को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके बेस पर हम उनके डिफरेंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। कॉजिंग द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द पेबल एंड रिसीवेबल सिंस द कंपनी मस्ट अपडेट द वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एवरी रिपोर्टिंग पीरियड यूजिंग द स्पॉट रेट दोज डिफरेंट गेट द फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस। तो उस समय हमें देखना पड़ता है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज के अंदर गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है, तो उसको हम वहाँ पे देखते हैं। तो ये फॉरेन करेंसी अकाउंटिंग के अंदर हम यही देख रहे हैं कि जो हमारी करेंसी है और जो फॉरेन की करेंसी है उसमें जो डिफरेंस है, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, उसके कारण करेंसी के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, प्राइस का हम कंपैरिजन कर रहे हैं और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, P&L जिसको हम बोलते थे, और बैलेंस शीट के अंदर हम असेट्स, लायबिलिटीज, रिसीवेबल, पेबल के अंदर जो हम एडजस्टमेंट दिखाते हैं वो किसके अंदर आता है, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग के अंदर आता है। अब जो आप देखें तो इस लेक्चर का टाइटल था फॉरेन करेंसी अकाउंटिंग। फॉरेन करेंसी अकाउंटिंग हमें समझ में आया कि राइट शॉर्ट नोट पर हमसे पूछा जा सकता है फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग होता क्या है, उसको हम कैसे यूज़ में लेते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको है मिलेगी पार्ट सेकंड के अंदर। इस पार्ट के अंदर मैं आपको एनवायरनमेंट अकाउंटिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन अकाउंट और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, थोड़ा जो टॉपिक है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग तो आपका प्राइस लेवल चेंज के बारे में बताता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसको हमने सेपरेट वीडियो में लिया है। यहाँ पे हम एनवायरनमेंट अकाउंटिंग जो छोटा सा टॉपिक है उसको लेंगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को लेंगे। तो हम जो नेक्स्ट ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट अकाउंटिंग ले रहे हैं कि क्या होता है आपका एनवायरनमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो जैसा कि आप देखें कि जब हम बात करते हैं जिस कंट्री की आप बात करें, यदि वो कंट्री आपका सोशल इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, एनवायरनमेंट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज, कुछ प्राइवेट बिजनेस, लोकल कम्युनिटी या इंडिविजुअल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कन्वर्जिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑपरेटिंग सस्टेनेबिलिटी इन द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस। तो ये जो एजेंसीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो प्राइवेट की हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, तो वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि ड्यू टू चेंज इन टाइम कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें डेप्लीशन कितना हुआ है। जैसे कि आपको पता हो तो जी जब कुछ टाइम पहले जब हम पानी थोड़ा पैसे में थोड़ा पहले जाएं तो आप देखेंगे कि पानी जो अब पैसों में बिक रहा है, जो बोतल के अंदर पैक करके पानी आया है, जो शहरों में बिकता था, अब वो सेमी अर्बन एरिया के अंदर भी बिकने लग गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो एनवायरनमेंट का डेप्लीशन हुआ है। ऐसे हम देखें तो एयर की यदि हम बात करें तो आप दिल्ली NCR की साइड जाएंगे तो वहाँ पे भी फ्रेश एयर आपको जो है सेल हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखें तो हमें, यदि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं हमें उसका इन फ्यूचर क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। जो चीज़ें हमें फ्री में मिल रही हैं, हमें उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। आप देखें कुछ कंट्रीज ऐसे जहाँ पे पानी की कमी है, लेकिन आपकी जो आप ये देखें पेट्रोलियम जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे सस्ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हम जो अपने कंट्री के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका जो हम यूज़ ले रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट अकाउंटिंग के अंदर देखते हैं। तो एनवायरनमेंट अकाउंटिंग करती क्या है, एनवायरनमेंट अकाउंटिंग इज द डिफाइन दीज गाइडलाइंस aims at achieving sustained development, maintaining favorable relationship with the community and pursuing effective environment conservation activities। कि हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। और दिस अकाउंटिंग अलाउ द कंपनी, ये जो एक्टिविटी है ये एनवायरनमेंट को कंजर्व करेगी, एनवायरनमेंट के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनकी कोस्टिंग को बताएगी और ये देखेगी कि बेस्ट पॉसिबल मैनर से क्या करें, हम उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें, उनका रिडक्शन नहीं हो, डेप्लीशन नहीं हो, तो उनको रीस्टोरेज हम करें, ठीक है ना, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है हमारे सामने। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो जो एनवायरनमेंट अकाउंटिंग है वो बेनिफिट है किसके लिए, नॉट ऑन द गवर्नमेंट, नॉट ओनली फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, बट ईच एंड एवरी पर्सन है हु लिव इन ए नेचर। तो सबके लिए एनवायरनमेंट जो अकाउंटिंग है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमें देखना है कि ड्यू टू चेंज इन ए टाइम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी कोस्टिंग को एनालाइज करना है, कोस्टिंग में क्या चेंज आ रहा है, क्वांटिटी के अंदर क्या आ रहा है, उनकी डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है। और जैसे आप देखें तो कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर जैसे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। जैसा कि आप देखिए मटेरियल की फॉर्म में देखें तो टिम्बर है, मेटल है, कोयल है। कोयल का यदि आपको पता हो
कि कोयल को बनने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अब हमने कोयल का इन पेट्रोल प्रोडक्ट्स का इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि अब इनकी डेफिशिएंसी हमें दिखने लगी है, इनके प्राइसेस बढ़ने लगे हैं, क्योंकि ये लिमिटेड ही हैं नेचर के अंदर, ये नहीं कि अनलिमिटेड है। तो हम इनका जिस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हमें अल्टरनेटिव फ्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा सोलर पावर हम जो यूज़ में ले रहे हैं, हम जो विंड पावर है, इन सबको यूज़ में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंट एनालिसिस करके हमें देखना पड़ेगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, उनका कोई वेस्टेज नहीं हो। तो हम बात करेंगे एज ए अकाउंटेंट हमारी क्या ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी यही है कि जो हमारा एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शंस के लिए हम रेस्पॉन्सिबल रहें। हम कम से कम, आपने देखा होगा पेपर का वेस्टेज करते हैं, हम पेपर को कम से कम यूज़ लें। हम नेचुरल को जो प्लास्टिक जो रहता है, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वेस्टेज जो है, आप देखें जो भी ये जो प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट रहते हैं, गार्बेज जो रहता है, कचरा वगैरह जो रहता है, ये इसको ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो हमें इसका लेस यूज़ करना है। हमें क्या करना है, हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, किसी चीज़ को बना नहीं सकते, तो उसका हमें मिसयूज़ नहीं करना है, लिमिटेड यूज़ ही करना है। कहते हैं ना कि हम पानी की बचत ही करते हैं, तो वही आपका सेविंग ही करते हैं, तो वही उसका क्या है, प्रोडक्शन है। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करना है, सेविंग करना है, ताकि अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, अपनी जो है, उसको हम क्या करें, गिफ्ट कर सकें। तो कहीं ना कहीं हमारे भी जो हमारी हमसे पहले वाली जो पीढ़ी होगी, कहीं ना कहीं उनके एफर्ट से जो हमें रिसोर्सेज अभी मिल रहे हैं, इन फ्यूचर हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को भी वो चीज़ें मिलें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इम्प्रूवमेंट लाना है। हमें हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन द टर्म्स ऑफ आपका क्वालिटी, हमें एनवायरनमेंट्स कॉस्ट को क्या करना है, रेड्यूस करना है। कम से कम हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर ध्यान देना है, हमें अल्टरनेटिव फूड्स को यूज़ करना है, हमें एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज का जितना हम यूज़ करते हैं उसके बदले में हमें उसके क्या देना है, रिटर्न भी देना है। जैसे आपने देखा CSR के अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। तो ये हमने पढ़ा एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, एनवायरमेंट अकाउंटिंग, उसके लिए हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम आते हैं एक जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जैसा कि नेम से क्लियर आता है कि रेस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग जो है वो रेस्पॉन्सिबल रहता है, किसके लिए रहता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है कॉस्ट के कंट्रोल के लिए, आपकी एक प्रॉफिट के कंट्रोल के लिए। आप देखिए तो यहाँ पे हमने टाइप्स भी देखे हैं, जब मैं आपको बताऊंगा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते क्या हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कंट्रोल ओवर कॉस्ट, रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट को कंट्रोल करता है, रेवेन्यू को इंक्रीज करता है। प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों को, जो अपने कॉस्ट और सेल्स थी, उन दोनों को कंट्रोल करके, मतलब रेवेन्यू को इंक्रीज करके, कॉस्ट को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को क्या करता है, बढ़ाता है। और जो आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट सच एज आपके रिसीवेबल हैं, इन्वेंट्री है, फिक्स एसेट्स है, इनके बैलेंस को क्या करता है कि इफेक्टिव लेवल पर रखता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को इनके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो आपने देखा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के जो टाइप्स हैं, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, वो हमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक सिस्टम है जो हमें हेल्प करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की हेल्प से। उनके जो डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको डेवलप करके, मेजर करके, डिफरेंट स्कीम्स की हेल्प से, हम प्लान की हेल्प से, परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की रिपोर्टिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉस्ट, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट्स, इन सबको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो हम ये देखें कि यदि इन चीज़ों पर यदि हम ध्यान नहीं दें, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमें क्या होगा, लॉस होगा। जैसे आप देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर हम ये देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रही, तो उस पर्सन को हम, मैनेजर को हम क्या रेस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, जो कॉस्ट सेंटर के अंदर है। हमारे प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रही, तो प्रॉफिट सेंटर के अंदर जो पर्सन है उसकी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर जो डिफरेंट सेंटर बना रखे हैं, वो हमें उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपने मैनेजमेंट के अंदर एक टर्म्स पढ़ी होगी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBA, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस जो है, ये हमें हेल्प करते हैं कि जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी क्या करें, हेल्प करें। यदि हम बात करें, एक एग्जाम्पल भी है, व्हेन ए डिपार्टमेंट हैज़ ए वेरी हाई कॉस्ट कंपेयर
to the budget. The management will be focus on find out the reason behind the fixing the concern perhaps by cutting cost. यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोस्ट प्रोडक्ट्स की कंट्रोल नहीं हो रही, बढ़ती जा रही, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, उसको जो मैनेजर है कोस्ट सेंटर का उसको बताएगा कि आप इस प्रोसेस के अंदर री इंजीनियरिंग लाएँ, न्यू स्टैंडर्ड्स लें जिनकी हेल्प से हम क्या करें, कोस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो कहने का मतलब है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एज ए आपको हेल्प करता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में भी क्या करता है, आपको हेल्प करता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो हमने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं उसको मैनेजर्स क्या करें, इवेल्युएट करें परफॉर्मेंस को और ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस का मतलब ये हुआ कि जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन एरिया को हम क्या करें, हाईलाइट करें, तो वो क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस कहलाएगा। अब हम बात करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जब आप करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसी स्ट्रक्चर बनानी चाहिए जिसमें अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली हो, ठीक है ना, जहाँ परफॉर्मेंस का क्या करें, मेजरमेंट कर सकें, क्लियरली हम देख सकें कि किसकी परफॉर्मेंस के अंदर गैप आ रहा है, उसको वैल्यूएट कर सकें, और उस परफॉर्मेंस गैप को रिमूव करने के लिए हम उस पर्सन को क्या करें, इंस्ट्रक्ट कर सकें रिपोर्ट्स की हेल्प से, और आगे के लिए हम एक ऐसा सिस्टम बना सकें कि ये प्रॉब्लम नहीं आए। तो हमने यही देखा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो हमें हेल्प करता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करने के लिए, असाइन करने के लिए, उसको वैल्यूएट करने के लिए और आगे के लिए सिस्टम को तैयार करने के लिए। ये बेसिस है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, जिसको हम MBO बोलते हैं। और वो एरिया जहाँ पे हमें फोकस करना है, एरिया ऑफ एक्सेप्शंस पे भी हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को पूरा किया। इस पर जो क्वेश्चंस आता है आपका यही पूछ सकता है कि इमर्जिंग इशू क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।